प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का सुबह की वेला में अभिवादन है। आज हम कक्षा 12वीं की जो मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 उसकी कविता नंबर 8 जो हमारा काव्य खंड चल रहा है, 8वीं कविता या 8वां पाठ, जिसमें एक भाग हम पढ़ चुके हैं और कविता का नाम है 12 मासा। तो जैसा कि इस कविता का शीर्षक है 12 मासा, हालांकि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने विरहिणी नागमती के 12 महीनों का अपनी वाणी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से उनके वियोग का तथा विरह का वर्णन किया था। लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित 4 महीनों का ही विरहिणी नागमती के विरह का या वियोग का वर्णन पढ़ेंगे। आज हमारा इसी कविता 12 मासा का दूसरा पद्यांश है। तो पहला जो पद्यांश था उसमें अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने के विरह का वर्णन था, और आज जो है पूष, जिसे हम हमारी भाषा में पो कहते हैं, पौष के महीने में नागमती जो चित्तौड़ की राजा रतन सिंह की पत्नी है, रतन सिंह जी के चले जाने के बाद नागमती की पौष के महीने में क्या स्थिति है, विरह के कारण, वियोग के कारण किस प्रकार वो अपने जीवन को पीड़ित होकर, व्यथित होकर, तड़प तड़प कर बिता रही है। और इसमें नागमती का जो विरह है, वियोग है, उनको 2 पक्षी हैं, उनके माध्यम से भी जोड़ा गया है। तो आइए बच्चों, आज के इस पद्यांश को हम पढ़ते हैं और इसके कठिन शब्दार्थ के साथ साथ इसकी व्याख्या भी करते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो अंतरा भाग 2 पुस्तक है उसके 1 से 6 तक जो कविताएं हमने पढ़ी थी, उनको लिखने वाले सारे कवि हैं वो आधुनिक थे। उसके बाद 7 नंबर में तुलसीदास प्राचीन कवि थे, और 8 नंबर जो हम पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वो भी प्राचीन कवि में। कहने का मतलब आगे वाली जो 4 कविताएं हैं उनके कवि प्राचीन कवि हैं। तो इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी भी प्राचीन कवि हैं, और उनके द्वारा ही नागमती का विरह का या वियोग का वर्णन किया गया है। तो दूसरा पद्यांश शुरू करते हैं। पूष जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा। पौष का महीना जो लगभग दिसंबर आधे से और जनवरी आदि तक, लेकिन हम यहाँ जनवरी से जोड़ लेते हैं। जाड़ माने जाड़ा, सर्दी, ठंड, थर थर आप जानते हैं, तन शरीर कांपा। पौष के महीने में अत्यधिक सर्दी होने के कारण, अत्यधिक ठंड होने के कारण नागमती का जो शरीर है वो थर थर कांपने लगता है। सूरज जड़ाई लंक दिशि जाए। सूरज माने सूर्य, सूरज, जड़ाई माने जाड़े के कारण। लंक लिखा है हमारे भारत देश के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश लंका, दक्षिण की तरफ। दिशि माने दिशा, तापा माने तपने लगा। तो क्या कहा गया है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कि सूरज है
वो भी जड़ाई, जाड़े के कारण दक्षिण में जो देश है लंका की दिशा में जाकर तपने लगता है। कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि सूरज लोगों को तपाता है, हमें गर्मी देता है, उष्णता देता है, लेकिन पोष के महीने में, और कवि ने क्या बताया है कि सूरज है वो भी जाड़े के कारण अपने आप को बचाने के लिए, इस ठंड से बचने के लिए, इस सर्दी से बचने के लिए वो लंका नाम का जो देश है भारत के दक्षिण में, उस दिशा में जाकर स्वयं तपने लगता है। तो इसमें देखिए, यानी थोड़ा सा हम अलंकार की चर्चा करते हैं कि सूरज को जाड़ा नहीं लगता, लेकिन कवि ने इसमें कल्पना कर दी। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो गया कि सूरज को तपने, स्वयं तपता है, उसे तपने की क्या जरूरत है। तो इसमें तो आप ये अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सूरज स्वयं तपता है, इसलिए उसे तपने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसकी एक तरीके से अतिशय वर्णन कर दिया गया, इसलिए बच्चों इसमें हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। विरह बाढ़ी भा दारुण शिव, विरह माने विरह है, वियोग, बाढ़ी माने बाढ़ आ गया, बढ़ गया, भा माने हो गया, दारुण माने कठिन, शिव माने सर्दी। विरह की बाढ़ आ गई और सर्दी के कारण ये विरह है वो और कठिन हो गया। विरह बाढ़ी, पहले दो शब्दों का अर्थ क्या हो गया, विरह के कारण बाढ़ आ गई या विरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसके कारण सर्दी, दारुण, ये शीत, ये ठंड, ये सर्दी है वो बहुत कठिन हो गया। अर्थात नागमती के लिए पूरी लाइन का अर्थ क्या हो गया, विरह के अधिक होने के कारण, विरह के बढ़ने के कारण इस ठंड को, इस शीत को जो कठोर हो गया है उसे व्यतीत करना, बिताना बहुत कठिन हो रहा है। और इस विरह के कारण क्या हुआ, कंपी कंपी मरा हूँ ले हरी जाओ, कंपी माने कांपन, मरो माने मरने वाली हूँ या मेरी मरने जैसी स्थिति हो गई, ले ही माने ले गया, हरि माने हर कर या हरण करके, जीव माने हर दे। कौन ले गया बच्चों, उनके पति रतन सेन। तो इस पंक्ति में आप क्या कहेंगे कि नागमती ये कहती है कि मेरे पति हैं वो मेरे हृदय को हर कर ले गए, हरण करके ले गए, यानी मेरे अंदर, मेरा एक तरीके से शरीर है, अंतरात्मा या हृदय मेरे अंदर नहीं है। इसी बात को कहा गया है कि मेरे पतिदेव, मेरे प्रिय मेरे हृदय को हर कर ले गए, जिसके कारण इस ठंड में मैं कंप यानी कांप कर मरने की स्थिति में हो गई या मरती जा रही हूँ। कंत कहाँ हो लागो हीरे, कंत माने होता पति, प्रिय, नायक, कहाँ माने कहाँ, हो माने लागो माने लगो, ये माने हृदय। हे पतिदेव कंत, हे पतिदेव, हे प्रिय तुम कहाँ हो, लागू हीरे, आप आकर मेरे हृदय से लग जाओ, आप आकर मेरे गले से लग जाओ, जिसके कारण इस ठंड से, इस शीत से बचा जा सके। अर्थात नागमती अपने विरह को, वियोग को अपने पति के हृदय से लगकर या गले से मिलकर उसे दूर करना चाहती है। पंथ अपार सुज नहीं नियर, पंथ माने रास्ता होता है, अपार माने अनेक, अपार जिसका कोई पार नहीं हो, सूझ माने सूझना, दिखाई देना, नहीं नहीं, नियर माने निकट। क्या कहती है नागमती कि हे पतिदेव, हे प्रिय, रास्ते तो बहुत हैं, अपार अनेक हैं, लेकिन आप तक पहुंचने का, आपके पास आने का मुझे कोई निकट रास्ता दिखाई नहीं देता या सूझता नहीं है। अर्थात आप तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं, अपार हैं, अनेक हैं, लेकिन विरह के कारण, वियोग के कारण मेरी यह स्थिति हो गई पतिदेव कि मुझे नज़दीक कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई देता जिससे मैं आप तक पहुंच पाऊं। सौर सुपोती आवे जोड़ी, सौर माने ओढ़नी,
ओढ़ने का अर्थ जो हम पतला कपड़ा ओढ़ते हैं, ओढ़ना औरत वाला वो नहीं है। ओढ़ने के लिए जो वस्त्र काम में आता है, यहाँ इसका अर्थ है। और यहाँ हम हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं वही शब्द है सोड़, जो सर्दी से बचाव के लिए सर्दियों में काम में ली जाती है। सुपेती मानी हल्की, आवे मानी आता है, जूड़े मानी जाड़ा, सर्दी, ठंड। तो क्या कहती है नागमती नायिका कि जब जूड़ी अत्यधिक सर्दी के कारण शरीर कांपता है, अत्यधिक ठंड के कारण मेरा शरीर कांपने लगता है, तो जो सोड़ है, रजाई है, वो भी हल्की लगती है। कहने का मतलब पति के वियोग के कारण उसका शरीर का कांपना बंद नहीं होता, सोड़ ओढ़ भी लेती है, अपने आप को ढकने की कोशिश भी करती है, लेकिन जाड़ा इतना ज़्यादा है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि उसका शरीर जूड़ी मानी बुरी तरह से कांपने लगता है। जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, जानूं ऐसा जानो, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा जान पड़ता है। सेज माने बिस्तर, हिमंचल माने बर्फ में डूबा हुआ, हिम में डूबा हुआ, बूढ़ी माने बढ़ गया। जानूं ऐसा लगता है कि मेरा बिस्तर, मेरा सोने का जो स्थान है वो ऐसा लगता है कि वो बर्फ़ से डूबा हुआ है या हिम से डूबा हुआ है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि वियोग के कारण, विरह के कारण इस ठंड के महीने में नागमती को अपना जाड़ा दूर होने का या करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। इसलिए प्रत्येक उस चीज़ को, उस बात को जाड़े से जोड़ा गया है। अगले में चकई निश बिछुरई दिन मिला। अब नागमती अपने वियोग को पक्षियों के माध्यम से बताती है कि उसकी स्थिति तो चकई एक पक्षी होता है, चकई और चकवा जो जोड़ा होता है वो जैसे ही रात होती है तो बिछड़ जाते हैं और सुबह वापस मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं चकवी निशी बिछुरई, चकई माने चकवी, निशी में रात्रि को, बिछुरई में बिछुड़ जाती है, दिन मान दिन मिला मन मिल जाती है। मेरी स्थिति तो उस चकवी से भी बदतर है, क्योंकि वो रात्रि को बिछुड़ने के बाद सुबह पुनः अपने प्रिय या पति से मिल जाती है। हो निशी बासर बिरह कोकिला, हो माने मैं, निशी माने रात्रि, बासर माने दिन या दिवस, बिरह माने विरह के कारण, कोकिल माने कोकिला। मैं दिन और रात पति पति पिए पिए करती कोयल की तरह कूकती रहती हूँ। अर्थात मैं भी अपने पति को ढूंढने के लिए पिए पिए करती हूँ, जिस प्रकार कोयल कूकती रहती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि कोयल के माध्यम से और नागमती है वो अपने पति तक अपने विरह की, अपने वियोग की स्थिति का बखान करके संदेश देना चाहती या पहुंचाना चाहती है। इसके बाद रैनई अकेली साथ नहीं सकी, रैनी मन रात्रि, रात्रि को अकेले रहना पड़ता है या अकेली रहती हूँ, साथ नहीं सकी, क्योंकि मेरे पास कोई सखी सहेलियाँ नहीं होती। इस अकेलेपन को ये विरह है वो बड़ा व्यथित करता है, पीड़ित करता है। कैसे जीवों बिछे पंखी, कैसे जीवों माने जीवन यापन करूं या जीवन को जीवूं, बिछोए माने बिछुड़े हुए, पंखी माने पक्षी। हे पतिदेव, हे प्रिय, बिछुड़े हुए पक्षी जैसी मेरी स्थिति है तो मैं अपना जीवन कैसे जी सकती हूँ या इस जीवन का यापन मैं कैसे कर सकती हूँ। विरह सचान भवई तन चांडा, विरह, विरह वियोग, सचान कहते हैं बाज पक्षी को, भवई मन चाहता है, तन माने शरीर को, चांडा माने भोजन। ये विरह रूपी जो बाज है वो मेरे शरीर का भोजन बनाना चाहता है।
अर्थात कहने का मतलब ये है नागमती का कि इस विरह के कारण मेरा शरीर है वो एक तरीके से एक पक्षी के लिए भोजन की स्थिति में पहुंच जाएगा। विरह सचान भमई तन चांडा, यानी विरह रूपी जो बाज है वो मेरे इस शरीर को पाना चाहता है या इसको भोजन बनाना चाहता है। जियत खाई मुए नहीं छाड़ा, ये विरह है। जियत माने जीते जी भी मुझे खा रहा है, मुए नहीं छाड़ा, मरने के बाद तो निश्चित रूप से वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। अर्थात यहाँ तुलना किससे की गई बच्चों? विरह को बात से जोड़ दिया गया है। विरह के कारण नागमती व्यतीत है, वो मरती जा रही है। दोनों ही चीज़ हैं वो किसी को एक तरीके से मारने का प्रतीक हैं। विरह है नायिका को मारने की स्थिति में पहुंचा रहा है, बाज है वो पक्षी को मारता है। इसलिए यहाँ दोनों की एक तरीके से तुलना एक दूसरे को जोड़ दिया है। तो विरह रूपी बाज है वो मेरा भोजन बनाना चाहता है और जीते जी तो मुझे खा रही है। कौन? विरह है। मुए मन मरने के बाद नहीं छड़ा, मरने के बाद तो ये निश्चित है, तय है कि वो मेरे शरीर को नहीं छोड़ने वाला। ये तो थी बच्चों अब तक हमने जो पंक्तियां पढ़ी हैं ये चौपाई की। और अगली दो पंक्तियां हैं दोहे की। रक्त ढरा मांस गरा हाड़ भये सब संग। रक्त माने खून, रक्त ढरा ढल गया, बह गया, मांस गरा माने गल गया। विरह के कारण, वियोग के कारण नायिका नागमती कहती है कि मेरा जो रक्त है, खून है, वो आंसू के रूप में बह गया, ढल गया, मांस गरा और मांस है वो गल चुका है। हाड़ भये सब संग, हाड़ माने हड्डियाँ, भय माने हो गए, सब माने सारे, संग माने संग जैसे। और मेरे जो हाड़ हैं वो सूख कर या खोखले होकर शंख जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। अर्थात नागमती अपने शरीर की जो हड्डियां हैं उनके तुलना किससे कर रही है? शंख भी खोखला होता है, सूखा हुआ होता है, ठीक वैसे ही अपनी हड्डियों से कह देती है, जोड़ देती है कि उसकी हड्डियां हैं वो खोखली होकर सूखर शंख जैसी हो गई। धनी सारस होई ररी मुई, धनी माने नायिका, प्रिया, सारस से जोड़ दिया गया है नागमती ने अपने आप को। होई ररी मानी हो गई है, ररी मानी चीखना, मुई मानी मरी, आयु समेटा पंख। कहता है, क्या कहते हैं नागमती? हे पतिदेव, नायिका आपकी पत्नी है वो सारस के सम्मान हो गई है, सारस जैसी स्थिति हो गई, रैरी मुई, सारस की तरह आपकी नायिका चीख चीख कर पुकार रही है। मुई मानी मर गई, चीख चीख कर मर गई है। नायिका सारस की तरह चीख चीख कर मर गई, अर्थात आप नहीं आए इसलिए चीखते चीखते मेरी मृत्यु हो गई। आयु समेटो पंख, लेकिन इस सारस रूपी मृत शरीर को, क्या नायिका के शरीर को आप जल्दी से जल्दी आकर उसके पंख रूपी बिखरे हुए भाग को जरूर समेट लेना। कहने का मतलब मरते मरते भी नायिका यह आस रखती है कि उसका पति आएगा, उसका छत विकसित जो शरीर है, यहाँ पंखों का अर्थ है पंख पक्षी के बिखर जाते हैं, तो यहाँ छत विकसित मरने के बाद उसका शरीर है, तो पंख के रूप में आकर के मेरे शरीर को हे पतिदेव आप समेट लेना, संभाल लेना। ये तो थी बच्चों इन पंक्तियों की यानी चौपाई और दोहे की व्याख्या या सरलार्थ हमने पढ़ा। अब इससे निकलने वाले जो विशेष बिंदु हैं, शिल्प सौंदर्य 3-4 बिंदु तो लगभग वही हैं। भाषा अवधि है, छंद पहले चौपाई है, उसके बाद दोहा है। रस आपका वियोग, श्रृंगार रस बार बार बता चुका हूँ, दूरियां बढ़ जाती हैं तो वहाँ वियोग रस होता है। विरह बाड़ी कंत कहा वासर विरह, इनमें देखो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, बै बै कै वह वह, और भी है इसमें उदाहरण आप छांट सकते हो, आपको काफ़ी अभ्यास हो चुका है। तो इसमें हो गया अनुप्रास अलंकार।
ये भी बहुत पढ़ चुके हो। कंपी कंपी, एक शब्द दोबारा आ रहा है, थर थर, तो इसमें हो गया आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। विरह सचान यानी विरह रूपी बाज, तो इसमें आगा होगा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में अंतर करना बहुत मुश्किल हो या अभेद हो, वहाँ होता है रूपक अलंकार। और अंतिम बिंदु है चकवी और कोयल के माध्यम से विरह के सटीक उदाहरण। सटीक उदाहरण पेश किए गए हैं। तो ये था आज के काव्यांश का अर्थ और विशेष बिंदु। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।